अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस पे हम बर सगीर में आर्याओं की आमद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बर सगीर में आर्याओं की आमद किस तरह से, उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आर्यान कौन थे, आर्या कौन थे, इसके बारे में पहले छोटा सा हम मुख्तसर ले लेते हैं, उसके बारे में इसके बाद हम स्टडी करेंगे, उसके बाद इसकी बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आर्या वो लोग थे, आर्य दरअसल सेंट्रल एशिया के बाशिंदे थे। सेंट्रल एशिया आपका जो इलाका है सेंट्रल एशिया, उसके असल बाशिंदे कौन थे, आर्या थे। प्यारे बच्चों, हुआ कुछ यूँ था, तकरीबन 2500 बीसी में, यानी 2500 बीसी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2500 साल पहले जो आपका सेंट्रल एशिया का इलाका था, सपोज दैट दिस इज़ सेंट्रल एशिया का इलाका, ये जो सेंट्रल एशिया का इलाका है, ठीक है, और इसके बाद ये आपका हिंदुस्तान है, बर्र सगीर है। ठीक है, 2500 बीसी में जो आर्य यहाँ के लोग थे, रहने वाले लोग थे, ये यहाँ से ट्रैवल करके बर्र सगीर आए थे। ये यहाँ से ट्रैवल करके कहाँ आए थे, बर्र सगीर आए थे, यानी हिंदुस्तान आए थे। बर्र सगीर क्या है, अब आपके जहन में ये भी आ रहा होगा, बर्र सगीर पाकिस्तान वजूद में आने से पहले इंडिया और पाकिस्तान का पूरा एक खित्ता मिला के जो खित्ता बनता है वो क्या कहलाता है, बर्र सगीर कहलाता है। क्या कहलाता है, बर्र सगीर कहलाता है, हिंदुस्तान कहलाता है। पाकिस्तान और भारत का, इंडिया का खित्ता मिला के जो खित्ता बनता है वो क्या कहलाता है, बर्र सगीर कहलाता है, यानी हिंदुस्तान कहलाता है। तो यहाँ से वो यहाँ ट्रैवल करके आए थे, हिंदुस्तान आए थे ट्रैवल करके। तो उन लोगों को जो सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान आए, उन लोगों को क्या कहा जाता है, आर्याओं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्याओं कहा जाता है। तो आर्या कौन होते हैं, क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो अब इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। पेज नंबर 30 ओपन कर लीजिए तमाम बच्चे जल्दी से, पेज नंबर 30 जी ओपन कर लिया आप लोगों ने, पेज नंबर 30। अगर बात करें हम बर्र सगीर की, बर्र सगीर किसे कहते हैं, आपके जहन में अभी भी थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी बर्र सगीर के लिहाज से। प्यारे बच्चों, बर्र सगीर को इंग्लिश में कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट। बर्र सगीर में कौन कौन से खित्ते आते हैं, पाकिस्तान और भारत का मौजूदा खित्ता, पाकिस्तान और भारत का भारत यानी इंडिया का मौजूदा खित्ता क्या कहलाता है, बर्र सगीर कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, बर्र सगीर कहलाता है। इसके अलावा बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ये भी बर्र सगीर में ही शामिल होते हैं। ठीक है, अगर बात करें बर्र सगीर की, कि बर्र सगीर आपका जो हिंदुस्तान है इसकी तारीख क्या है, अगर हिंदुस्तान की तारीख के बारे में बात करें तो हिंदुस्तान की तारीख प्यारे बच्चों इतनी पुरानी है जितना कि इंसान। तारीख, अगर हिंदुस्तान की तारीख के बारे में अगर हम बात करें कि इसकी तारीख कितनी पुरानी है, तो इसकी तारीख इतनी पुरानी है जितना कि इंसान। तारीख इतनी पुरानी है जितना कि इंसान। जितना कि इंसान, जितना इंसान पुराना है उतनी ही इसकी क्या पुरानी है, तारीख पुरानी है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, पेज नंबर 30 पे देख लीजिए, मैं रीड कर रहा हूँ। अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान और भारत का मौजूदा खत्ता हिंदुस्तान कहलाता था, जिसे बर्र सगीर भी कहते थे। इस वक्त बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका के मालिक भी बर्र सगीर में शामिल थे। हिंदुस्तान के इस खत्ते की तारीख इतनी ही पुरानी है जितना कि इंसान की ज़मीन पर बसने की तारीख है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक हमारे मुल्क पाकिस्तान में वादी सवाई ज़िला रावलपिंडी के इलाके में तकरीबन 50,000 कबल भी इंसान आबाद थे। कदीम ज़माने ही से हिंदुस्तान का खित्ता मुख्तलिफ़ नस्लों और तहजीबों का गहवारा रहा है। सबसे पहले यहाँ वादिया सिंध की तहजीब परवान चढ़ी, इसके बाद आर्यों की आमद हुई। कभी यहाँ मंगोल आए जो कोहे हिमालय के मशरक़ी दर्रों से दाखिल होकर
भारत के इलाका असम और मशरक़ी सरहद पर आबाद हुए। आज भी यहाँ के लोग मकामी लोग अपने चेहरे के खदोखाल से साफ पहचाने जाते हैं कि मंगोल नस्ल से इनका कुछ ना कुछ ताल्लुक़ ज़रूर है। कोई हिमालय के दर्रों से यूनानी कुशान हन, अरब, ईरानी, तुर्क और मुग़ल आकर इस खत्ते में बस गए। सबसे आखिर में यूरोप की कौमों ने इधर का रुख किया, जिनमें से बहुत थोड़े लोगों ने यहाँ रिहाइश अख्तियार की। माहिरीन के ख़्याल में हिंदुस्तान के असल बाशिंदे दराबड़ी नस्ल के वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के जुनूब में आबाद हैं। बर्र-ए-सग़ीर की तारीख़ तकरीबन 5000 साल कबल की एक तरक्की याफ्ता तहज़ीब का सुराग मिलता है, जिसे वादिया सिंध या वादिया मेहरान की तहज़ीब कहते हैं। बर्र-ए-सग़ीर के ख़त्ते में पहली और मुकम्मल शहरी तहज़ीब थी, जहाँ सफाई व हिफ़्ज़ान, सेहत और निकासी आपका इंतहाई मयारी इंतज़ाम था। इस तहज़ीब में तामीरात का फ़न भी अपने उरूज पर नज़र आता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के शहर यहाँ के तहज़ीबी मराकिज़ हैं। इन शहरों की खुदाई से जो आसार मिले हैं, इनसे पता चलता है कि यहाँ के मकामी लोग, जो कि दड़ावरी नस्ल के थे, इब्तिदा में तौहीद के कायल थे। बाद में वो शिर्क और बुत परस्ती का शिकार हो गए। शिर्क और बुत परस्ती का असर यहाँ के फ़नून और रहन सहन के तौर तरीक़ों में नुमाया नज़र आता है। वादी सिंध की तहज़ीब में सब लोगों को बराबर के हुकूक हासिल थे। किसी किस्म की ज़ात पात की तकसीम का तसव्वुर पैदा नहीं हुआ था। औरतों की इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता था और इन्हें तमाम माशरती हुकूक हासिल थे। तो प्यारे बच्चों, आपने जो बर्र-ए-सग़ीर में आर्यों की आमद का इंट्रोडक्शन लिया, आपको जो ये बात क्लियर है, वेरी गुड। तो आपने यहाँ पे देखा कि एक वादी है जिसका नाम है वादिया ज़िला रावलपिंडी, सवाई ज़िला रावलपिंडी। तो प्यारे बच्चों, कह रहे हैं बर्र-ए-सग़ीर की ये वो वादी है जिसमें आज से 50,000 साल पहले भी इंसान के आबाद होने की तारीख मौजूद थी, ऐसा तस्वुर किया जाता है। सारे कदीमा से पता चला है कि आज से इस इलाके में 50,000 साल पहले भी ऐसा इंसान मौजूद थे। तो इससे ये बात वादा होती है, जब इंसान इस दुनिया में आया, जब से अब तक इस जगह पर लोग आबाद होना शुरू हो चुके थे आपके हिंदुस्तान में। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा मुख्तलिफ़ लोग आए, उन्होंने यहाँ पे आके हुकूमत की। बहुत सारे अलग अलग मंगोल आए, और इसके अलावा आपके और भी जो है वो यहाँ के हिंदुस्तान के अगर असल बाशिंदों की बात करें, किसकी? असल बाशिंदे, यानी यहाँ के रहने वाले, जिसे पाकिस्तान के असल बाशिंदे उर्दू बोलने वाले हैं। सही है। तो हिंदुस्तान के असल बाशिंदों की बात करें तो हिंदुस्तान के असल बाशिंदे कौन थे? असल बाशिंदे हिंदुस्तान के प्यारे बच्चों असल बाशिंदे कौन थे? अगर उनकी बात करें तो प्यारे बच्चों, दड़ाबड़ी नस्ल के वो लोग जो हिंदुस्तान के जुनूब में आबाद थे। दड़ाबड़ी नस्ल के वो लोग जो हिंदुस्तान के जुनूब में वाक़िया थे, जुनूब में वाक़े थे। दड़ाबड़ी नस्ल के वो लोग जो हिंदुस्तान के जुनूब में, यानी साउथ के इलाके के अंदर, हिंदुस्तान का साउथ का इलाका था, वहाँ जो लोग रहते थे वो इसके असल बाशिंदे माने जाते थे। और उनको कौन सी नस्ल कहा जाता? दड़ाबड़ी। दड़ाबड़ी ड्रेविडियंस, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रेविडियंस, और उर्दू में क्या कहते हैं? दड़ाबड़ी नस्ल के लोग कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अगर वादिया सिंध की तहज़ीब की बात करें तो प्यारे बच्चों, वादिया सिंध की तहज़ीब के बारे में अभी आप लोगों ने देखा कि जो वादिया सिंध की तहज़ीब है, कौन सी तहज़ीब? वादिया सिंध की तहज़ीब। तो इसमें आपने ये बात देखी कि ये वादिया सिंध की जो तहज़ीब है, पहली और मुकम्मल शहरी तहज़ीब थी। बर्र-ए-सग़ीर की पहली और मुकम्मल शहरी तहज़ीब थी, मुकम्मल शहरी तहज़ीब थी, पहली तहज़ीब थी। इसके साथ साथ मुकम्मल शहरी तहज़ीब थी, यानी यहाँ पर शहर के लिहाज से हर चीज़ मौजूद थी। आपका पानी का निज़ाम मौजूद था,
पानी की निकासी का निज़ाम मौजूद था, हवा के लिए रोशनदान मौजूद थे। इसके अलावा घर पख्ता ईंटों के बने हुए थे, लोगों को उनके पूरे पूरे हुकूक दिए जाते थे। यहाँ के लोग तौहीद पर कायल थे। बुत परस्ती इन लोगों ने बाद में अपनाई, लेकिन फिर भी ये लोग लोगों के पूरे पूरे हुकूक दिया करते थे, औरतों की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ किया करते थे। यहाँ पे किसी किस्म की अफरा तफरी फैली हुई नहीं थी। पहली और मुकम्मल शहरी तहज़ीब थी वादिया सिंध की तहज़ीब। इसके अलावा अगर तहज़ीबी मराकज़ के देखें तो प्यारे बच्चों दो थे, आप लोगों को पता है कौन कौन से, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तहज़ीबी मराकज़ यानी इसके इम्पोर्टेंट शहर कौन कौन से थे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तरक्की हुई थी। तो वादिया सिंध की तहज़ीब के दो इम्पोर्टेंट शहर थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये दोनों इस तहज़ीब के इम्पोर्टेंट शहर थे क्योंकि इन दोनों शहरों में बहुत ही ज़्यादा तरक्की हुई थी। पानी का निज़ाम भी मौजूद था, पानी की निकासी का निज़ाम भी मौजूद था। पानी की निकासी यानी गटर लाइन वगैरह जो हम बनाते हैं, पानी की निकासी, पानी को निकासी का निज़ाम कहलाता है, ठीक है। नए निज़ाम भी मौजूद था, गलियों का मनसूबाबंदी के साथ पूरी शहर की तामीर की गई थी, घर पख्ता ईंटों के बनाए गए थे, रोशनदान वगैरह भी मौजूद थे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ के जो मकामी लोग थे, मकामी लोग यानी यहाँ के रहने वाले लोग, वादिया सिंध की तहज़ीब के जो मकामी लोग थे वो भी ऐसा तस्वुर किया जाता है वो भी दड़ावड़ी नस्ल से थे। कौन सी नस्ल से थे? दड़ावड़ी नस्ल से थे। दड़ावड़ी नस्ल कौन सी होती है? ड्रेविडियंस। कौन सी नस्ल होती है? ड्रेविडियंस। शुरू में जब ये तहज़ीब वजूद में आई थी तो उस वक्त जब ये तहज़ीब वजूद में आई थी, वादिया सिंध की तहज़ीब वजूद में आई थी, तो उस वक्त तमाम के तमाम लोग इस तहज़ीब के एक तौहीद पे कायल थे, यानी तौहीद के मानने वाले थे। बुत परस्ती इन्होंने बाद में जो है वो पकड़ ली थी और औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते थे और उनकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था और सबको उनके पूरे पूरे हुकूक दिए जाते थे। किसी किस्म की ज़ात पात की तकसीम का कोई तसव्वुर यहाँ पे मौजूद नहीं था। तो प्यारे बच्चों ये बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब स्टडी करने जा रहे हैं हिंदुस्तान में आर्याओं की आमद के बाद, यानी हिंदुस्तान अब जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। कहाँ पर आ चुके हैं? वादिया सिंध में, सॉरी बर्रे सगीर में आ चुके हैं। इसके बाद क्या काम हुआ, तो इसे कॉपी कर लें जल्दी से, ठीक है। हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद आज से तकरीबन 1500 साल कबल मसीह में, सॉरी 2500 नहीं 1500 साल कबल मसीह में आर्य कबाइल अपने असली वतन वस्ती एशिया यानी सेंट्रल एशिया से नकलो मकानी करके यानी ट्रैवल करके कोहे हिंदुकश, जो आपकी कोहे हिंदुकश है, के दर्रों से गुजरते हुए हिंदुस्तान में दाखिल हुए। आर्य सफ़ेद जिल्द, लंबे कद और सिया बालों वाले खाना बदोश थे जिन्हें दरिया सिंध के वज़ी और अरीस मैदानों से खुशामदीद कहा। तारीख़ में आर्यों की शुजाअत और बहादुरी के कई किस्से बयान हुए हैं जिन जब के हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदों को पस्ते हिम्मत, बुज़दिल और कुन ज़हन करार दिया गया है। मगर वादिया सिंध की तहज़ीब के आसार से मालूम होता है कि यहाँ के मकामी लोग इंतहाई जफाकिश, मेहनती, मुसिब, मुतमद्दन और ज़हीन थे। उनकी बहादुरी शुजाअत का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आर्य कबाइल हमला आवर होने के बावजूद कई सदियों तक वादिया सिंध और पंजाब के इलाके तक ही महदूद रहे, हिंदुस्तान के बाकी इलाकों की तरफ पेशकदमी ना कर सके। तो प्यारे बच्चों आर्या जो आए थे हिंदुस्तान में, जो आर्यों की आमद हुई थी, उसके बाद क्या वाक़यात पेश आए वो देख लेते हैं। हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद, हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद क्या हुआ था? आर्यों कौन थे? आर्यों थे 1500 साल कबल मसीह वस्ती एशिया से नकलो मकानी करके हिंदुस्तान में दाखिल हुए। 1500 साल
कबल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। वस्ती एशिया यानी सेंट्रल एशिया से नकलो मकानी करके, नकलो मकानी यानी ट्रैवल करके हिंदुस्तान में दाखिल हुए। हिंदुस्तान दाखिल हुए। यहाँ के लोगों की शनाख्त क्या थी? आर्यों की शनाख्त अगर की जाए तो इनको कैसे पहचाना जा सकता था? प्यारे बच्चों, इनको पहचानने के लिए आपके पास इनकी इकसाम बताई गई है। ये कैसे हो सकते हैं? सफ़ेद जिल्द, कैसे हो सकते हैं? सफ़ेद जिल्द होगी इनकी, यानी गोरे लोग होंगे, सफ़ेद जिल्द। उसके बाद लंबे कद, सिया बालों वाले खाना बदोश, लंबे कद और सिया बालों यानी काले बालों वाले खाना बदोश, सिया बालों वाले खाना बदोश यानी जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, वो कौन कहलाते हैं? खाना बदोश कहलाते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आर्या और कबीलों को बहुत ही ज़्यादा कलमंद समझा जाता, बहुत ही ज़्यादा बहादुर समझा जाता था। और एक तरफ जो हिंदुस्तान के बाशिंदे दरावड़ी लोग थे, उनको बहुत ही ज़्यादा कुन जहन, कम जहन का कुन जहन समझा जाता था और बुज़दिल समझा जाता था। लेकिन उसके साथ साथ जब आसार कदीमा से पता चला, तो उससे ये पता चला कि जब आसार कदीमा जब वहाँ पे खुदाई की गई, तो उससे ये बात पता चली, उनके जहन में ये बात आई कि आर्या आर्या जब बरे सग़ीर में आ गए थे, तो सिर्फ वो वादिया सिंध और पंजाब के तहज़ीब तक ही जो है मुख्तसर रहे, यानी वो इससे आगे हमला करना चाहा। लेकिन जो दूसरे लोग थे, बरे सग़ीर के जो लोग थे, उन्होंने उनको अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा बहादुर भी थे और शुजाअत भी रखते थे, जिसकी वजह से आर्यों को इसके ऊपर पूरे बरे सग़ीर पर कब्ज़ा करने नहीं दिया। सिर्फ वो कई सालों तक सिर्फ वादिया सिंध और पंजाब के इलाकों पर मुख्तसर रहे। पेज नंबर 32 ओपन करें। वेरी गुड। माहिरीन अभी तक इस बात पर मुत्तफ़िक नहीं हो सके कि वादिया सिंध की इतनी अज़ीमुश्शान तहज़ीब अचानक कैसे ख़त्म हो गई। एक ख़याल ये है कि आर्या जिस ज़माने में वादिया सिंध में दाखिल हुए, इस वक्त यहाँ की तहज़ीब ज़वाल पसीर थी। आर्यों ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे अहम तहज़ीबी मराकज़ पर हमला करके इन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। मकामी लोग आर्यों का मुकाबला ना कर सके और वह हिंदुस्तान के जनूब की तरफ हिजरत कर गए। इस ख़याल को इसलिए भी तक़वीत मिलती है कि आर्या कबाइल की कहानियों में बड़े बड़े शहरों पर हमले का जिक्र मौजूद है। वादिया सिंध के ख़ात्मे की एक वजह मौसम और ज़मीनी तब्दीलों को भी करार दिया जाता है। कहते हैं कि वादिया सिंध के ज़ैरी इलाके एक ज़लज़ले के नतीजे में ज़मीन में धंस गए। बाद में दरिया सिंध के पानी ने शहर और बस्तियों को अपने लपेट में ले लिया। बाद में ये शहर और बस्तियाँ इस शहरी मनसूबाबंदी के साथ दोबारा तामीर ना हो सके जो इस तहज़ीब की पहचान थी। वादिया सिंध में तहज़ीब के ज़वाल की एक वजह यह भी थी कि इस खत्ते में बारिशों में मुसलसल कमी वाक़या होती रही। यहाँ की शहरी और दही ज़िंदगी की तरक्की का दारोमदार ज़राअत तिजारत पर था। जब ज़राअत में कमी वाक़या हुई तो तिजारत पर भी असर पड़ा। नतीजतन हिंदुस्तान के ज़रख़ीज़ इलाकों की तरफ लोग हिजरत करते रहे और यूँ वादिया सिंध के शहर और बस्तियाँ उधड़ती चली गईं। वादिया सिंध की तहज़ीब का ज़वाल तकरीबन 1700 कबल मसीह में हो चुका था और ये बात आर्यों की आमद से पहले है। आर्यों ने सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान को लोहे के ज़माने में दाखिल किया। आर्यों की आमद के बाद यहाँ जो तहज़ीब परवान चढ़ी वो बरहमनी या बेबक तहज़ीब कहलाई। इस तहज़ीब ने एक नए मज़हब हिंदू मत की बुनियाद भी रखी। चुनाचे हिंदू मत और बरहमनी तहज़ीब आज भी अपने इल्मी, सकाफ़ती और मजहबी खसूसियात की वजह से दुनिया भर के मज़ाहब और तहज़ीबों में मुनफरिद हैसियत रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी जो वादिया सिंध की तहज़ीब है, इसके ज़वाल के बारे में बताया गया है कि ये तहज़ीब किस तरह से ज़वाल पज़ीर हुई। तो प्यारे बच्चों, इसके ज़वाल पज़ीर होने की कुछ वजूहात इन्होंने बताई हैं। वो वजूहात क्या हैं, हम यहाँ पे मेंशन करके देख लेते हैं। वादिया सिंध की तहज़ीब के ज़वाल की वजूहात। वादिया सिंध की तहज़ीब के वादिया सिंध की तहज़ीब के
ज़वाल की वजूहात। वादिया सिंध की तहज़ीब ज़वाल पज़ीर क्यों हुई, उसकी वजूहात के बारे में देखने जा रहे हैं। तो वो वजूहात क्या हैं जिनकी वजह से वादिया सिंध की तहज़ीब ज़वाल पज़ीर हुई। पहली वजह जो हो सकती है वो ये है, आर्याओं ने हमला करके इन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया। पहली वजह क्या हो सकती है, आर्याओं ने हमला करके इन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन प्यारे बच्चों, अभी हमने लास्ट टाइम स्टडी किया, जो आपके आर्या थे वो 1500 साल कबले मसीह वस्ती एशिया से नकलो मकानी करके हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। लेकिन जो वादिया सिंध की तहज़ीब ज़वाल हो गई थी, इख्तिताम हो गया था, इसका 1700 कबले मसीह में हो गया था। यानी ये जो बात है ये आर्याओं से पहले की है, यानी आर्याओं के आने से पहले ही वादिया सिंध की तहज़ीब का इख्तिताम हो गया था। तो ये जो बात थी आर्याओं ने हमला करके इन्हें तबाह बर्बाद कर दिया, ये बात तो हो गई ख़त्म, क्योंकि ये बात इसके ऊपर फेट नहीं बैठ रही, क्योंकि ये इस तहज़ीब का ख़ात्मा हुआ 1700 कबले मसीह में और आर्य इधर आए हैं 1500 साल कबले मसीह में। तो इस बात से ये बात वाज़ा नहीं हो रही कि इन्होंने तबाह बर्बाद किया था, क्योंकि ये बात पहले की हो रही है, जब आर्य इसमें आए, जब वादिया सिंध की तहज़ीब में बर सग़ीर में आए नहीं थे। तो इसके अलावा कौन सी वजूहात हो सकती हैं फिर जिसकी वजह से जो वादिया सिंध की तहज़ीब है वो ज़वाल पज़ीर हुई। दूसरी वजह हो सकती है मौसम और ज़मीनी तब्दीलियों को भी करार दिया जाता है। मौसम और ज़मीनी तब्दीलियों को भी करार दिया था, ज़मीनी तब्दीलियों करार दिया जाता है। यानी ये सपोज़ किया जाता है, ऐसा सोचा जाता है कि यहाँ पर जो मौसम था, यहाँ पे जो आबो हवा थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आए। ज़लज़ले आने की वजह से यहाँ पे ज़लज़ले आने की वजह से यहाँ की जो ज़मीन थी, सिंध के जो बालाई इलाके थे, नीचे इलाके थे, वो ज़मीन के अंदर धंस गए और धंसने की वजह से इस तहज़ीब का आहिस्ता आहिस्ता ख़ात्मा होना शुरू हो गया। और धंसने की वजह से इसके ऊपर फिर समंदर आके, समंदर का प्रेशर ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से समंदर ने इसको बिल्कुल ही गायब कर दिया, जिसकी वजह से इसका इख्तिताम हो गया। दूसरी वजह समझी जाती है कि भाई ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वादिया सिंध की तहज़ीब इख्तिताम होगा और वहाँ के लोगों ने नकलो मकानी करके कहीं और जाना शुरू कर दिया। तीसरी वजह क्या हो सकती है, खत्ते में बारिशों में मुसलसल कमी वाक़या होती रही। खत्ते में बारिशों में मुसलसल कमी वाक़या होती रही। तीसरी वजह क्या हो सकती है, तीसरी वजह हो सकती है कि खत्ते में बारिशों में मुसलसल कमी वाक़या होती रही, क्योंकि यहाँ का सारा का सारा दारोमदार ज़राअत पर था, एग्रीकल्चर काश्तकारी के ऊपर था, खेती बाड़ी करते हैं ना, उसके ऊपर था। तो जिसकी वजह से बारिशों में कमी वाक़या हुई, बारिशों में कमी वाक़या हुई तो ज़राअत में कमी वाक़या हुई, ज़राअत में कमी वाक़या हुई तो वहाँ पे ज़राअत बहुत ज़्यादा कम तादाद में होना शुरू हो गए, वहाँ के इलाके बंजर होना शुरू हो गए। तो इस बुनियाद पर वहाँ से लोगों ने नकलो मकानी करके दूसरे इलाकों में शिफ्ट होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से इस तहज़ीब का ख़ात्मा हो गया। और भी बहुत सारे रीज़न है जिसकी बुनियाद पर यह सोचा जाता है कि वादिया सिंध की तहज़ीब का ख़ात्मा हुआ। कोई कहता है कि आर्यों ने हमला किया, आर्यों ने हमला किया था, ये बात तो बिल्कुल गलत साबित होती है, क्योंकि 1500 बीसी में ये लोग आए थे और 1700 बीसी में वादिया सिंध की तहज़ीब का इख्तिताम हो गया था। यानी आर्यों के आने से पहले ही वादिया सिंध की तहज़ीब जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो गई थी। दूसरी वजह भी हो सकती है कि भाई जो इसके बालाई इलाके थे, यानी ज़ेरी इलाके थे, जो कि ज़मीन के बहुत ज़्यादा नीचे समंदर से वहाँ पर ज़लज़ला आया, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर वो धंस गए और वो इलाके बिल्कुल ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से वादिया सिंध की तहज़ीब का इख्तिताम हो गया। तीसरी वजह खत्ते में बारिशों में मुसलसल कमी वाक़या की समझी जाती है। भाई वहाँ के ज़्यादा दारो मदार ज़राअत पर था, जिसकी वजह से जो है वो बारिशों में कमी मुसलसल वाक़या होती रही और उसकी वजह से जो है वो वादिया सिंध की तहज़ीब जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो गई। लोगों ने वहाँ से नकलो मकानी करके कहीं और शिफ्ट हो गए और आहिस्ता आहिस्ता ये तहज़ीब ख़त्म हो गई। बहरहाल जो भी हुआ, यह तहज़ीब
1700 बीसी के अंदर ख़त्म हो गई। तो प्यारे बच्चों 1500 बीसी में जब वादिया सिंध की तहज़ीब पर इनका कब्ज़ा हो गया, तो प्यारे बच्चों जो वादिया सिंध की तहज़ीब में आर्या मौजूद हो गए थे, तो इन्होंने एक नए मज़हब को जो है वो परवान चढ़ाया, एक नया मज़हब यहाँ पे स्टार्ट किया। उस मज़हब को कहा गया था, क्या कहा गया था? बरहमनी तहज़ीब। एक नई तहज़ीब यहाँ पे परवान चढ़ी, सही है। जब यहाँ पे आर्या आ गए, आर्यों ने लोहे के ज़माने में मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल करना सिखाया, तो उन्होंने एक नई तहज़ीब यहाँ पे स्टार्ट की। किसने? आर्यों ने। उस तहज़ीब को किसका नाम दिया गया? बरहमनी तहज़ीब। किसका नाम दिया गया? बरहमनी तहज़ीब, जिसको वैवक तहज़ीब भी कहा जाता है। और इस तहज़ीब ने हिंदू मत यानी हिंदू मज़हब की बुनियाद रखी। किसकी बुनियाद रखी? हिंदू मज़हब की बुनियाद रखी। वाला हिंदू मज़हब नहीं है जिसमें वो ये सपोज़ करते हैं, ये वाला मज़हब नहीं है जिसमें वो सपोज़ करते हैं कि भाई ज़िंदा जो है वो इंसान की वफ़ात होगा, वफ़ात होने के बाद दोबारा इंसान जो है वो ज़िंदा हो जाएगा, बल्कि ये वो मज़हब है जिसमें ये खुदा के ऊपर यकीन रखते हैं। ये आर्यों का क्रिएट करदा हिंदुज़म मज़हब है, सही है, जिसमें वो एक खुदा के ऊपर यकीन रखते हैं, सही है। ये आर्यों का क्रिएट करदा मज़हब है जिसमें वो एक खुदा के ऊपर यकीन रखते हैं। ये वाला मज़हब नहीं है जिसमें वो बहुत सारे देवताओं को मानते वाला मज़हब बिल्कुल भी नहीं है। और इस मज़हब ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की की और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर जो है वो काम करना शुरू कर दिया, और ये तहज़ीब बहुत ही ज़्यादा उस ज़माने में बहुत ही ज़्यादा तादाद में फैलना शुरू हो गई। और ये तहज़ीब किसने स्टार्ट करी थी? ये तहज़ीब आर्यों ने 1500 बीसी में स्टार्ट कर दी। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। तो जल्दी से कॉपी कर लें इसे, जल्दी जल्दी। ठीक है, कॉपी कर लिए। इसके बाद क्लास वर्क की हेडिंग डालिए और ठीक है, तो जल्दी से क्लास वर्क की हेडिंग डाल लीजिए और उसके बाद हेडिंग डालिए खाली जगहें पुर करें, और आज की डेट भी डाल लीजिए तमाम बच्चे, जो आज डेट है, ठीक है। खाली जगह पुर करें। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से 3 ब्लैंक्स बना लीजिए। जो आज हमने पेज पढ़े उसमें से 30, 31 एंड 32, इसमें से 3 ब्लैंक्स बना लीजिए, जल्दी से बनाइए। वेरी गुड, बना ली। इसके बाद हेडिंग डालिए सवालात के मुमकिन जवाब दीजिए। पहला सवाल, हिंदुस्तान के असल बाशिंदे कौन थे? प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान के असल बाशिंदे कौन थे? दड़ावड़ी नस्ल के लोग थे, ड्रेविडियंस थे। तो लिख लीजिएगा, हिंदुस्तान के असल बाशिंदे दड़ावड़ी नस्ल के लोग ड्रेविडियंस थे। क्लियर हो गया बात? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है आर्या कौन थे? आर्या कौन थे प्यारे बच्चों? 1500 कबले मसीह में वस्ती एशिया से नकलो मकानी करके जो लोग हिंदुस्तान आए वो कौन थे? आर्या थे। तो प्यारे बच्चों पेज नंबर 31 पे हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद इसकी पहली लाइन आप पूरी लिख लीजिएगा। ये आपका पहली लाइन इसका जवाब है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3, आर्यों की शनाख्त की आर्यों की आर्यों की शनाख्त किस तरह की जाती है? आर्यों की शनाख्त किस तरह की जाती है? प्यारे बच्चों, आर्यों की शनाख्त किस तरह की जाती है? आर्यों की शनाख्त के लिए, उनके शनाख्त के लिए 3 चीज़ें बताई गई हैं कि आर्या सफ़ेद जिल्द वाले, लंबे कद और सिया बालों वाले खाना बदोश थे। तो लिख लीजिएगा, आर्या सफ़ेद जिल्द वाले और लंबे कद वाले और सिया बालों वाले खाना बदोश थे। इसका जवाब
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वादिया सिंध की तहजीब की ज़वाल की वजूहात बयान कीजिए। प्यारे बच्चों, आपको इस सवाल में बयान करना है कि वादिया सिंध की तहज़ीब की वजूहात क्या क्या थी, वादिया सिंध के सवाल की तहज़ीब की वजूहात क्या क्या थी। प्यारे बच्चों, हमने कुछ वजूहात, 3 वजूहात के बारे में पढ़ा। पहली वजह थी, प्यारे बच्चों आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, पहली वजह थी कि यहाँ पर आर्या जो लोग हैं वो यहाँ पर आए, और आने के बाद अगर ना मिले तो पेज नंबर 32 पे इसका आंसर देख लीजिएगा। आर्य यहाँ पर आए और आने के बाद उन्होंने वादिया सिंध की तहज़ीब का ख़ात्मा कर दिया। दूसरा, जो वादिया सिंध की तहज़ीब के ज़ैरी इलाके थे वो ज़लज़ला आने की वजह से, ज़मीनी तब्दीली की वजह से इख्तिताम हो गए, ख़त्म हो गए, वो धस ज़मीन के नीचे धस गए। तीसरी वजह, बारिशों में कमी की वजह से जो है वो वादिया सिंध की तहज़ीब का इख्तिताम हो गया। इस तरह से हुआ कि यहाँ की जो सारा दारोमदार था वो सनत के ऊपर था, ज़राअत के ऊपर था, और जैसी बारिशों में कमी वाक़ हुई तो ज़राअत में कमी वाक़ और यहाँ की ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता बंजर होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ और यहाँ के लोगों ने नकलो मकानी करके कहीं और शिफ्ट होगा। वादिया सिंध की तहज़ीब आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम पज़ीर हो गई। उसके बाद 5वां सवाल है आपके पास, वादिया सिंध की तहज़ीब के बाद आर्याओं ने यहाँ कौन सी तहज़ीब शुरू की। आर्याओं ने यहाँ कौन सी तहज़ीब शुरू तो प्यारे बच्चों बताइए, वादिया सिंध की तहज़ीब के बाद आर्याओं ने यहाँ कौन सी तहज़ीब स्टार्ट की। वादिया सिंध की तहज़ीब के बाद आर्याओं ने यहाँ बरहमनी तहज़ीब यानी बेवक्त तहज़ीब शुरू की। तो प्यारे बच्चों 5 सवाल हैं, 5 सवाल कर लिए तमाम बच्चे, और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।